हेलो। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अपने पास गुडविल। तो गुडविल की हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे। देखो 11th क्लास में आप ऑलरेडी सीख के आए हो कि गुडविल एक्जैक्टली होता क्या। तो वहाँ तो इतना समझा दिया गया था कि गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है, दैट्स इट। और ये एक फिक्स एसेट्स का हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं गुडविल। इतना से समझा था हम लोगों ने 11th क्लास के कोर्स के अंदर। बट 12th क्लास की अगर बात की जाए तो 12th क्लास में सेकंड चैप्टर जो हमारे पास अवेलेबल है लेटेस्ट कोर्स के हिसाब से, तो वो क्या है, वो आपका पूरा चैप्टर ही है। अब गुडविल की वैल्यू एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। किसी भी फर्म की अगर मुझे गुडविल निकालना है, फिर किसी भी बिजनेस की अगर मुझे गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो वो गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं, गुडविल का वैल्यूएशन सीखने वाले हैं, तो कि गुडविल को एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट उससे पहले ना मैं थोड़ा बहुत पार्ट इसमें आपको थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट वाला दे देता हूं कि एग्जैक्टली थ्योरेटिकल पार्ट में इस चैप्टर के अंदर से कितना पार्ट ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ गुडविल आपको पता होना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ गुडविल की आई होप मैं आपको समझता हूं कि आप 11th क्लास में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, तो इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, देखो सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपको बस वैल्यू कब करना है, बिकॉज देखो किसी भी फर्म की गुडविल को ना वैल्यू करना पड़ता है, वैल्यू मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कब कब आपको जरूरत पड़ेगी इस गुडविल को कैलकुलेट करने की, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देयर आर ओनली 5 to 6 फैक्टर्स जहां पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कहां कहां पे गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंडर आपके पास कुछ चैप्टर्स आपके पास आते हैं जो इसी आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं, जहां पे सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पार्टनर्स अवेलेबल हैं, अगर वो आपस में अपने बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलने का डिसीजन लेते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या क्या, क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास निकल के आता है वो आता है एडमिशन, कि किसी भी नए पार्टनर को जब आप एडमिट कर रहे हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर का नाम है आपके। उसके बाद सेकंड जो रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, कोई भी नया पार्टनर आपके पास आया तब आपने इसे कैलकुलेट किया। उसके बाद कोई पार्टनर अगर आपकी फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा है तब आप इसे कैलकुलेट करोगे। किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा एक पॉइंट आता है सेल ऑफ बिजनेस, आपने अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही सेल कर दिया एज गोइंग कंसर्न, मतलब चलता हुआ बिजनेस आपने सेल किया है, तो इट मींस जो भी आपने गुडविल उसकी जनरेट की होगी उस गुडविल का पैसा आपको मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। जिसका चैप्टर अगर मैं बात करूं जो कि आपके पास अवेलेबल होता है, जिसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन बेसिकली क्या है बच्चों, एक चैप्टर का नाम है आपके पास आपके कोर्स मटेरियल में। तो ये आपके पास थर्ड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है, ये फिफ्थ चैप्टर है, ये सिक्स्थ चैप्टर है, और ये लास्ट आपका इस बुक का 7th चैप्टर आपके पास बन जाता है। इन दोनों के अलावा भी आपको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है इन दीज केसेस, जहां पे सबसे पहला क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ फर्म। आपने अपने बिजनेस में जो पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, उस पार्टनरशिप फर्म को आप कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इनटू अ कंपनी। आप उसमें से कंपनी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तब आपको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और लास्ट पॉइंट आता है अमलगमेट। अब अमलगमेट बेसिकली एक टॉपिक है, क्या है, अमलगमेट ऑफ 2 or more कंपनीज। किसी भी 2 कंपनी जब या 2 से ज्यादा कंपनी जब अमलगमेट करते हैं, मतलब जुड़ती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अमलगमेट ऑफ 2 or more कंपनीज या बिजनेसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं बिजनेस। अब ये जो टॉपिक है आपके, ये दोनों जो टॉपिक है, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, अपने पास ग्रेजुएशन के अंदर आप पढ़ोगे, तब आपको पढ़ने को मिलते हैं। ये आपका जो है, ये वाला जो टॉपिक निकल के आता है, ये आप 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लोगे सारे टॉपिक्स। तो बच्चों एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन निकल के आता है वो कैसा निकल के आता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहां से अगर हम बात करें नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, अब गुडविल को वैल्यू कब करना पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहां से आना ही आना है। किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई आपको क्वेश्चन दे देगा फाइंड द ऑड वन।
ठीक है, आपको पूछेगा कि नीड बताओ, गुडविल को वैल्यू कब कब करना पड़ता है, और उसमें ऑड वन निकालना है। ऑड वन मतलब जहां पे वैल्यू नहीं करना पड़ता। तो जब आपको ये सारे फैक्टर्स पता होंगे तो आप बता पाओगे कि कौन सा वाला ऐसा फैक्टर है जहां पे आपको गुडविल की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको करना क्या, केवल 2 पॉइंट जो है ना ये याद रखो, बिकॉज सिलेबस खत्म होते होते आपको ये वाले टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी याद हो ही जाएंगे, बिकॉज ये तो चैप्टर्स के नाम है तो वो तो हम भूलते नहीं है वैसे भी। आपके पास क्या है, इन दोनों को अच्छे से याद रखो कि जब भी आप अपने फर्म को कन्वर्ट करोगे कंपनी में तब आपको जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा अमलगमेट करोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी कंपनी के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि क्या आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जहां पर आपको, जिनकी वजह से गुडविल आपकी इफेक्ट करती है। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जैसा हमने डिसाइड किया था अभी, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके गुडविल बिजनेस की इफेक्ट करती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके गुडविल की जो गुडविल है आपके बिजनेस की वो कैसी रहने वाली है, मतलब हाई रहने वाली है, लो रहने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो उस पर डिपेंड करता है भाई। सबसे पहला पॉइंट आता है जो है हमारे पास क्या, फेवरेबल लोकेशन। नाउ व्हाट इज फेवरेबल लोकेशन? फेवरेबल लोकेशन का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे आपके द्वारा जो बिजनेस किया जा रहा है, जिस चीज की आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, वो एक ऐसी लोकेशन है जहां पे उस पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विसेज की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, हाई डिमांड है। आप एक मार्केट में, अच्छे मार्केट में जाके काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस की लोकेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगी, है ना। तो लोकेशन फेवरेबल है, इसका मतलब गुडविल आपकी बहुत अच्छी है, जल्दी गुडविल आपकी बन जाएगी। और जो अच्छी लोकेशंस के अंदर बिजनेस सेटअप रहते हैं उनको सस्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज कस्टमर वहां पे अपने आप आता है। फेवरेबल लोकेशन का मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपने डी मार्ट के बारे में ऑलरेडी सुना होगा। तो डी मार्ट बेसिकली क्या करता है, वो फेवरेबल लोकेशन को ही सेलेक्ट करता है अपना जो मॉल ओपन करना है, उसे जहां पे भी ओपन करना है अपना स्टोर वगैरह, वो लोकेशन बहुत अच्छी उठाता है वो, उसके बाद ही वहां पे अपना सेटअप लगाता है बिजनेस का। तो इसका मतलब फेवरेबल लोकेशन बिकॉज गुडविल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो इसको यूज करता है। सेकंड पॉइंट आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। द वर्कर्स, कहते हैं वर्कर्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका बिजनेस सस्टेन कर ही जाएगा। दो लोग क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूं दो एग्जांपल लेता हूं। दो कंपनीज हमारे पास अवेलेबल हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक लेट्स से कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सब कुछ सेम है, बट वर्कर्स का जो मैनेजमेंट है ना, जिस कंपनी में ज्यादा अच्छा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स आपका गुडविल पे भी वो इफेक्ट डालेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आपका गुडविल पे भी उसका इंपैक्ट जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स का मतलब कि आप जो गुड्स बना रहे हो या जो भी आप सामान सेल कर रहे हो उसको कितने तरीके के लोग परचेज कर रहे हैं। अगर आपका जो सामान बेच रहे हो वो डेली यूज का है तो आप ज्यादा से ज्यादा सामान सेल कर पाओगे, क्योंकि वो डेली यूज में सामान कंज्यूम हो जाता है और खत्म हो जाता है, तो कस्टमर डेली बेसिस पे डिमांड करेगा। टाटा नमक इज अ बेस्ट एग्जांपल, हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्या है कि वो सबसे ज्यादा एक अच्छी टाटा इंडस्ट्रीज ऐसे भी जहां पे नाम उसका ऐड हो जाता है वहां पर बहुत ज्यादा एक फेथ ऐड हो जाता है, मतलब क्योंकि उसने मार्केट में इतने टाइम से बैठा हुआ है ना, इतने टाइम से रतन सर बैठे हुए हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या है एक गुडविल मार्केट में है। तो नेचर ऑफ गुड्स अगर आपका अच्छा है, किस तरीके का सामान आप बना रहे हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी गुडविल को इफेक्ट करेगा ये भी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व। आपके बिजनेस में अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो आपका गुडविल कम रहेगा, बिकॉज रिस्क ज्यादा होने से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट जनरेट करने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो रिस्क अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है आपका कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल आपका इनडायरेक्ट। रिस्क अगर इन्वॉल्व आपके बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्व होने से कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे आपको दिक्कत आने वाली है। ओके, तो रिस्क फैक्टर अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है गुडविल आपकी कम हो जाएगी। ओके, सेकंड वन इज, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फ्यूचर कंपटीशन। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो जहां पे कंपटीशन नहीं है और फ्यूचर में भी कोई कंपटीशन नहीं आने वाला, तो आपकी गुडविल पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइक आईआरसीटीसी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का आप मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल है, जरा बिछा के दिखा दो, पूरी इंडिया के अंदर पटरियां बिछाओ जरा। तो फ्यूचर में भी कोई कंपटीशन नहीं है तो उनके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट आने वाला ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिटर अवेलेबल इन अ मार्केट। अब मार्केट में कंपटीटर ही अवेलेबल नहीं है तो इनकी गुडविल पे कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं, तो इनका बिजनेस सस्टेन करेगा और सो ऑन ग्रो करता ही रहेगा। उसके बाद
लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस। अभी लॉन्गिविटी एक अलग सा वर्ड है कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा पुराना है। अब एक बिजनेस कितना पुराना है वो डिपेंड करता है उसकी गुडविल के ऊपर, कि गुडविल अगर अच्छी है तो जाहिर सी बात है एक ऐसा बिजनेस जो कल स्टार्ट हुआ है, जैसे मुझे ऑलरेडी इस लाइन के अंदर हो चुके हैं, अपनी बात करूं तो मुझे मोर देन 15 ईयर्स आज कंप्लीट हो, मतलब इस सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मार्केट में मेरा गुडविल ऑलरेडी बना हुआ है, सस्टेन है, ठीक है। तो अगर कोई भी नया बंदा मार्केट में स्टार्ट करता है, तो 2 साल हुए हैं जैसे मेरे साथ काम करते हुए मेरी इंडस्ट्री में, तो उसकी गुडविल जाहिर सी बात है कम होगी मेरी गुडविल से या फिर किसी और पर्सन की गुडविल से। कोई अगर ऐसा इंसान है जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करता है, लाइक कोई बंदा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करता है या फिर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी गुडविल मेरे से ज्यादा ही होने वाली है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपका बिजनेस जितना पुराना है आपको गुडविल का उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे? क्योंकि आपको उतने से ज्यादा लोग जानने वाले होंगे, आपका मार्केट में वैल्यू उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक मतलब मार्केट में कंपटीटर है ही नहीं। एग्जांपल अगेन आईआरसीटीसी, कोई कंपटीटर अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री अगर आपके पास है जहां पर आपको मोनोपोलिस्टिक राइट्स अवेलेबल हैं, कुछ अदर राइट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस तरीके के राइट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल पे ये भी इफेक्ट डालता है। द लास्ट वन इज क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट के बारे में आप, मैं जानता हूं आपके माइंड में भी एक एग्जांपल आया होगा, एप्पल, है ना। एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं कितने ज्यादा बेस्ट हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, आज के टाइम पे उनकी गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी क्यों है, शेयर प्राइस इतना हाई क्यों है? रीजन एक ही है, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि उनकी मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, उससे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, बट जो उनके पास क्वालिटी अवेलेबल है, जो उनके पास अवेलेबल चीजें हैं, एक कह सकते हैं जो क्लाउड उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी वजह से उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत सस्टेन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुडविल पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ बच्चों? इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसको एक बार रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब एक पॉइंट आता है कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसे निकल के आता है। इसका क्वेश्चन भी आपको 1 मार्कर में ही मिलेगा। पॉइंट अगेन वही ऑड वन सेलेक्ट करने के लिए बोला कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है। तो आपको अगर ये पता होगा कौन से अफेक्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ऑड वाला, है ना। तो अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं। हो गया? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ अ गुडविल। अभी टाइप्स ऑफ अ गुडविल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके पास, क्योंकि इसी को ही हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। यहीं से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो टाइप्स ऑफ अ गुडविल में आपके पास 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला होता है परचेज्ड गुडविल। नाउ व्हाट इज परचेज्ड गुडविल, और एक होता है आपके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल की अगर बात करूं, लाइक अदानी इंडस्ट्रीज के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत न्यूज में अवेलेबल है इनकी इंडस्ट्रीज, है ना। बीच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वगैरह आई थी, उसके बाद तो बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला था कि अदानी इंडस्ट्रीज के बारे में काफी पता था। तो इनका काम क्या था, ये कर क्या रहे थे, ये काफी स्टेबल्ड बिजनेस को क्या करने में लगे हुए थे, परचेज करने में लगे हुए थे, है ना। बट परचेज करते टाइम क्या हुआ, इन लोगों ने जब परचेज किया तो परचेज करते टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है गुडविल के नाम से। कुछ एक एग्जांपल और लेता हूं। बीच में फेसबुक ने परचेज किया था व्हाट्सएप को। अब व्हाट्सएप को जब परचेज किया गया था, आई होप जो डील थी रही होगी इनकी 19 बिलियन या मिलियन डॉलर के आसपास की डील थी इनकी। तो एक एप्लीकेशन के इतने पैसे क्यों? इस अमाउंट के अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट था वो था गुडविल का। तो ऐसी गुडविल जिसको परचेज किया जाता है, मतलब किसी रनिंग बिजनेस को जब आप एक्वायर करते हो तो उस कंपनी के क्या होते हैं, उस कंपनी के एसेट्स भी हमारे, लायबिलिटीज भी हमारे। हम जो पेमेंट करेंगे, लेट्स सपोज अगर एग्जांपल लूं मैं, भाई एक कंपनी है जहां पर 50 लाख रुपीस के एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज उसके पास अवेलेबल है केवल 10 रुपीस की। तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए उसकी जो नेट वर्थ है वो कितनी आती है, वो आती है केवल 40 लाख रुपीस की। बट उसका जो बिजनेस है ना वो काफी टाइम से सस्टेन करता है, मार्केट के अंदर काफी सारे लोग जानते हैं, गुडविल बहुत अच्छी है। तो अगर हम उसको बोले कि हम आपका ये पूरा बिजनेस परचेज करना चाहेंगे, जिसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन एट अ रुपीज ऑफ 45 लैक्स, तो देयर इज द डिफरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज। ये क्या है, यही तो है गुडविल। हमने क्या किया, हमने इस गुडविल के लिए पेमेंट किया, कितना, 5 लाख रुपए, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर्ड नहीं था। दैट मींस इस गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, सामने वाली पार्टी कैलकुलेशन करके बताती है, जो परचेज करती है वो कैलकुलेट करती है उसके बाद। तो ऐसी गुडविल जिसको हम क्या करते हैं, जिसके बदले में हम किसी को कुछ पैसे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल के पॉइंट में ना कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इस टॉपिक के बाद, पहले समझाओ थोड़ा थोड़ा फिर डिटेल में देखेंगे। अभी आ जाओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस गुडविल को हम लोग वैल्यूड गुडविल के नाम से भी जानते हैं कि वैल्यूड गुडविल क्या है हमारे पास। कि गुडविल जो आपने मेहनत की, बहुत साल काम किया, लाइक मेरी मेहनत 15 साल से मैं काम कर रहा हूं मार्केट के अंदर, तो अब मेरी मार्केट में अगर लगा लो भाई मेरी वैल्यू है 5 CR, तो ये 5 CR की वैल्यू जो है ये मुझे मैंने खुद से जनरेट की है, मैंने किसी से परचेज नहीं किया। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस टाइम से लेके मैं अकेला ही काम कर रहा हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, सिंगल। तो मेरी जो गुडविल है मार्केट के अंदर अगर वो 5 करोड़ रुपीस की है तो वो गुडविल को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दिस इज द गुडविल जो मैंने किसी से परचेज नहीं की, किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर नहीं किया, तो ऐसी गुडविल को क्या बोला जाता है? सेल्फ जनरेटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो 10-15 साल के बाद, भाई कुछ तो वैल्यू होगी ना आपकी, तो जो भी वैल्यू होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन कैलकुलेट कब करनी पड़ती है वो हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो हमने समझ ही लिया था कि नीड कब पड़ती है इस गुडविल को कैलकुलेट करने की। ओके, अभी थोड़ा सा डिफरेंसेस लिखवा देता हूं मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो अभी आप इसको लिख सकते हो, फिर इसके कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। ओके ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, दैट इज मैं अभी हमने क्या क्लियर किया कि एग्जैक्टली ये होते क्या टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेसिकली। देखो परचेज गुडविल की अगर बात करें तो परचेज गुडविल में एक छोटा सा डिफरेंस क्या निकल के आता है, और कि इसको हम लोग कुछ और नामों से भी जानते हैं जो आपके पास क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टिंग, रिकॉर्डेड या फिर अपीयर्ड गुडविल के नाम से भी आपको अपने क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगी। गुडविल इज अपीयर्ड at a value of so and so in the balance sheet, या फिर गुडविल इज existing goodwill is available, इस तरीके से मिल जाएगा, या फिर रिकॉर्डेड गुडविल इज अवेलेबल इन अ बैलेंस शीट। ओके, तो ये इस नाम से भी जाने जाते हैं। बट इसको अगर बात करें सेल्फ जनरेटेड को दो नामों से जाना जाता है। पहला इनहेरेंट या फिर वैल्यूड गुडविल। अब ये स्पेसिफिकली इनहेरेंट तो बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, वैल्यूड गुडविल आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगी। वैल्यूड गुडविल आपके पास किसी भी बिजनेस की इतनी पर्टिकुलर दे रखी है, जो भी होगा वैल्यूड गुडविल में वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कि भाई इस परचेज्ड गुडविल को आपने जाहिर सी बात है पेमेंट की है किसी को इस गुडविल के लिए, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बिकॉज एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, ठीक है, कि किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो वहां पे पैसा इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पैसा अगर इन्वॉल्व है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस गुडविल के लिए मैंने मार्केट में कोई ना कोई पेमेंट करी है, हेंस इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसे एसेट्स वाली साइड पे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बट इस गुडविल के लिए क्या है, ये तो भैया हमने खुद से मेहनत करके जनरेट की है, तो इसके लिए तो मैंने किसी को पैसे दिए नहीं अभी तक। तो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी यही बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो जिसके लिए आपने कहीं ना कहीं कुछ पैसे दिए हो किसी को। तो पैसे नहीं दिए इसीलिए हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, आप इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर हुआ? परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वाली गुडविल का जो ट्रीटमेंट है आप करोगे क्या, इसका जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करोगे, मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ, अगर ये गुडविल मिल जाती है तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई डाटा नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बैलेंस शीट में से हटा दिया जाता है, पार्टनर्स में एडजस्ट कर दिया जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट मार दो सीधा, खत्म काम। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इस गुडविल को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन किसमें, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन सभी को मिलेगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हम इसे उठा के डिस्ट्रीब्यूट मार देते। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। इस वाली गुडविल का आप करोगे क्या, इस गुडविल का आपको करना पड़ता है एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगेन कोई नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा, है ना, जो पार्टनर से मेहनत की है, पास्ट में गुडविल को जनरेट किया है, तो उस गुडविल में से कुछ पैसा उसको भी लेके आना पड़ता है। रिटायरमेंट के टाइम पे जब वो मेहनत करेगा तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा, डेथ के टाइम पे भी सेम होता है, तो उसे आप एडजस्ट करवाते हो।
तो एडजस्ट कब करवाओगे? अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो गुडविल के अंदर से जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते थे आज के वीडियो में हमने वो सब कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेथड्स कौन कौन से होने वाले हैं अपने गुडविल के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि गुडविल एग्जैक्टली किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट है इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपका। अगली क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।